तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं। सब्जेक्ट है मैथ्स, वन लाइनर। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा ये वन लाइनर दिया गया है। कक्षा 10वीं, सब्जेक्ट है मैथ्स, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अध्याय नंबर 1 से। और ये है हमारा अध्याय नंबर 1। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। यहाँ से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान रहते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट बोल सकते हैं इसको, आधारभूत प्रमेय क्या है। पहला पॉइंट, आधारभूत प्रमेय। ठीक है, किसकी आधारभूत प्रमेय? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बहुत ही आसान सा ये कथन है। ये परीक्षा में आया था 2025 में। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए करके। आसान है, बिल्कुल आसान है। समझिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक वर्ड है देखिए, भाज्य संख्या, और एक है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। तो समझिए, भाज्य वह संख्या है, अभाज्य वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? गुणनखंड। ठीक है, कितने गुणनखंड होते हैं उसके? गुणनखंड होते हैं केवल 2। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब प्रश्न आएगा कि आपके मन में कौन कौन से? तो 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक स्वयं संख्या, एक स्वयं। ठीक है, पहला गुणनखंड स्वयं और दूसरा गुणनखंड रहेगा क्या? 1। ठीक, दूसरा गुणनखंड क्या? 1 रहेगा। ठीक है, 2 गुणनखंड होंगे इसके, स्वयं संख्या और एक स्वयं संख्या और केवल 2 गुणनखंड। तो ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन से है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है और 17, 19। इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या जो अभाज्य नहीं है उसे क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन से हो जाएंगे? 4। ठीक, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 10, 12, ठीक है, 14, 15। इस प्रकार से इनको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। तो हम यहाँ भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो समझ गए होंगे भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, अब हम प्रमेय के ऊपर आते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये कथन है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है, ये कथन क्या है, गणितीय रूप में देखते हैं। तो हम यहाँ से एक भाज्य संख्या लेते हैं 8। ठीक है, 8 ले लिए भाज्य संख्या। अब इसका क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये अभाज्य गुणनखंड आएगा इसका। और एक संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम? 10। ठीक है, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 5। ठीक, 2 गुणा 5। 15 का क्या आएगा? 15 का क्या आएगा बोलिए? 3 गुणा 5। अब आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। ठीक है, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, लिख सकते हैं ना। ठीक, 10 को भी हम, 10 क्या है? भाज्य संख्या है, उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए 15 भाज्य संख्या है और 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही कहा गया है कथन में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बहुत आसान है।
अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वही बात है यहाँ पर भी, यहाँ बोला गया था अभाज्य संख्या, अब यहाँ बोला गया है प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जानते होंगे आप लोग, प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है? ये एक से 2 3 4 5 6 कहाँ तक? अनंत तक। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसे हम? प्राकृत संख्या। तो किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब कोई भी प्राकृत संख्या लीजिए, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और जो भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उन्हें उन्हें हम उनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये आसान है, बिल्कुल समझना पड़ेगा थोड़ा सा बस। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कोई भी प्राकृत संख्या लीजिए आप, कोई भी प्राकृत संख्या लीजिए, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और अभाज्य गुणनखंड का गुणा करिए। क्रम चेंज करके करें या क्रम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मान क्या होगा? हमेशा अद्वितीय। क्या होगा? हमेशा अद्वितीय। देखो, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को, यानी बिना क्रम से नहीं लिखना है हमें, बिना क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? अद्वितीय होता है। सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, IMP मान के चलिए। ठीक है, ये कार्ल फ्रेडरिक गोस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहेंगे हम? कार्ल फ्रेडरिक गोस। तो आपको बताना है गणित के राजकुमारी किसे कहते हैं, ये ढूंढ के बताना है आपको। गणित का राजकुमारी किसे कहेंगे, ये ढूंढ के बताना है। ठीक है, राजकुमार तो मिल गया हमें, क्या मिल गया? राजकुमार मिल गया। अब आपको राजकुमारी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्या ढूंढना पड़ेगा? राजकुमारी। तो हमारे क्लास में भी राजकुमार हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए राजकुमारी। ठीक है, तो ये है कार्ल फ्रेडरिक गोस, जिसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे ये देखो, इस गणित का मतलब ये अध्याय का आधार है। दो चीज आधार है इसमें, एक है LCM व HCF। ये अध्याय नंबर 1 का आधार बेस पॉइंट है। क्या है ये? बेस है दोनों, LCM और HCF। ये दो चीज आप लोग समझ गए तो बात बन गई, मान के चलिए। आपका नंबर यहाँ से कोई नहीं काट सकता। दो चीज आना चाहिए, एक LCM और HCF। LCM और HCF कहाँ से आया, क्या हुआ, इसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हम सिंपल शॉर्ट में बताएंगे कि LCM है क्या और HCF क्या है, किसके अनुसार? NCERT बुक के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन NCERT बुक से बनेगा और हमें उसी के अनुसार उसको जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर HCF। क्या है? HCF। समझिए HCF क्या है। तो ये शार्ट नेम है, ये शार्ट नेम क्या है? HCF। शार्ट नेम क्या है? HCF। पूरा नाम क्या है इसका? हिंदी में पूरा नाम क्या है इसका? महत्तम समापवर्तक। क्या है? महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं, जानते हैं कि ये HCF है क्या। HCF क्या है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, तो HCF के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। HCF क्या है? आसान है बिल्कुल समझना। HCF क्या है? HCF तो संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? HCF। देखो यहाँ पर एक वर्ड प्रयोग हुआ है उभयनिष्ठ, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है? अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है? सबसे छोटी घात। 3 वर्ड है, उभयनिष्ठ, अभाज्य गुणनखंड और सबसे छोटी घात। आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। समझिए इसको थोड़ा सा, HCF को समझिए क्या है। तो हम संख्या लेते हैं। देखो यहाँ पर संख्या लिया भी गया है, क्या क्या संख्या लिया है एग्जाम्पल के रूप में, क्या क्या लिया गया है? देखिए 12, 15 और 21, इनका अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे? पहले 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार। फिर से क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 3 बार। फिर से 3 में 3 का भाग जाएगा कितने बार? 1 बार। कब तक भाग देना है? जब तक कि 1 प्राप्त ना हो जाए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 3। हम इसे घात के रूप में लिख सकते हैं। अब घात के रूप में क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी घात बोला है, तो हम इसे घात के रूप में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 15 का निकाल लेते हैं। ये हुआ 15। क्या 2 का भाग जाएगा 15 में? नहीं। 3 का जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। कितने बार जाएगा?
कितने बार जाएगा? 5 बार। ठीक, 5 में 5 का भाग जाएगा कितने बार? 1 बार। कितने बार भाग जाएगा? 1 बार। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 3 गुना 5। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ठीक, अब आगे 21 का देख लेते हैं। तो 21, ठीक है, 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या 2 का भाग जाएगा 21 में? नहीं। क्या 3 का जाएगा? हाँ बिल्कुल 3 का जाएगा। कितने बार जाएगा 3 का भाग? 7 बार। अब 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का जाएगा 1 बार। ठीक है, ये कब तक भाग देना है? जब तक 1 प्राप्त हो जाए तब तक भाग देना है। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 3 गुना 7, और इसको हम घात के रूप में लिखेंगे 3 की घात 1 गुना 7 की घात 1। ठीक है, आसान है, समझ गए होंगे ये। ठीक, अब देखो कथन के अनुसार करना है हमें, कथन के अनुसार एचसीएफ निकालना है आसानी से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ बोला है, हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक, ये क्या कर लिए हमने? अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, कर लिए अभाज्य गुणनखंड। अब इनमें उभयनिष्ठ देखना है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ ढूंढना है। चलिए ढूंढ लेते हैं। ये देखिए 3 यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है। क्या तीनों संख्याओं में 3 है? बिल्कुल है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, उभयनिष्ठ ढूंढ लिए। किसमें ढूंढे हमने? अभाज्य गुणनखंड में। अब इन उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात लेना है। क्या लेना है? सबसे छोटी घात। अरे यहाँ पर तो देखिए क्या है, 3 की सबसे छोटी घात 1 पहले से दिया हुआ है, सबसे छोटी घात क्या है? 3 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3, आसानी से। यदि मान के चलिए यहाँ पर यदि इसकी घात 2 रहता तब क्या करते? तब भी हम 1 ही लेते, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है? सबसे छोटी घात लेना है। क्या बोला गया है यहाँ पर? सबसे छोटी घात लेना है। क्या लेना है? सबसे छोटी घात। बहुत ही आसान है, धीरे धीरे समझना है आपको, एकदम इजी तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एचसीएफ समझ गए होंगे आप कि संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक, जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ। इस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, क्या है हमारे पास? एलसीएम। क्या है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ भी देखिए आप लोग, क्या है हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग किया गया है और सबसे बड़ी घात, दूसरा वर्ड क्या है? सबसे बड़ी घात। ठीक, 2 वर्ड पर फोकस करना है। सबसे पहले दिए गए संख्याओं का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और उनमें क्या करना है? सबसे बड़ी घातों का गुणनफल करना है। सबसे बड़ी घातों का गुणनफल करना है, सिंपल सा बस। तो हम लेते हैं 2 संख्या ले लेते हैं, एक संख्या है 6 और एक है 20। इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम 6 और 20 का बराबर। इसके लिए क्या करेंगे हम? सिंपल सा, देखिए 6 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 में किसका भाग जाएगा? 2 का कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का कितने बार? 1 बार। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 20 का निकालिए। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा। ठीक, कितने बार? 10 बार। क्या 10 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल 5 बार। 5 में 2 का भाग जाएगा? नहीं। 6 का? बिल्कुल नहीं। किसका जाएगा? 5 का। कितने बार? 1 बार। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 की घात 2 गुणा 5। हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणा 5। इसको भी हम घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, आसान है बिल्कुल। चलिए, आसान है, एकदम आसान है। अब क्या बोला गया है? अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ये अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास। अब इसके सबसे बड़ी घात, ठीक है, बड़ी घात लेना है। ठीक, बड़ी घात ले लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये बड़ी घात ले लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए 2 और ये 2 कॉमन है, तो इसमें हम 2 की घात 2 रखेंगे, बड़ी घात। अब जो बच जाए उसको भी लेना है। ठीक है, जो बच जाएंगे उसको भी लेना है। 2 की घात 2 मतलब 4 गुना 15। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 60। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो एक गलती कर लेते हैं थोड़ा सा।
क्या गलती करते हैं कि कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। यहाँ कॉमन शब्द का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है, जबकि क्या बोला गया है? प्रत्येक बोला गया है। प्रत्येक गुणनखंड को लेना है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक गुणनखंड में किसको लेना है? सबसे बड़ी घात को लेना है, सबसे बड़ी घात को लेना है, ठीक। जैसे यहाँ पर 6 का गुणनखंड क्या था? 2 गुणा 3, और यहाँ 20 का क्या था? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ये था। तो इसमें सबसे बड़ी घात को लेना है। अब बड़ी घात क्या है? देखिए 2 की घात 1 और 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 लेना है। अब प्रत्येक जो बच गया है उसको भी लेना है। प्रत्येक बोला है ना, क्या बोला है? प्रत्येक बोला है, इसलिए जो बच गया है, जो जो अभाज्य गुणनखंड बच गया है उसको भी लेना है और सबका गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से क्या निकलेगा? LCM। क्या निकलेगा? LCM। बस समझ गए होंगे आप लोग। देखो यहाँ पर किया गया है बहुत आसानी से, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये पॉइंट की बात करेंगे कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्याएं 4 की पावर n और 6 की पावर n संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाजित होती है और ये संख्याएं 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। आसान है। क्या है? 4। क्या दिया है यहाँ पर? 4 दिया है। क्या दिया है? 4। चलिए 4 दिया है, ठीक। हम इसका निकाल लेते हैं 4। 4 का निकालते हैं 4। 4 की घात n। सबसे पहले n समझते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर। 1 2 3 कहाँ तक लेंगे? अनंत तक ले सकते हैं हम। तो 4 की घात 1 लेने पर 4, 4 की घात 2 लेने पर कितना हो जाएगा? 16, 4 की घात 3 लेने पर क्या हो जाएगा? 64, ठीक है। क्या ये जो संख्याएं हैं, बताइए, क्या ये संख्याएं 5 से विभाजित हैं? क्या ये संख्याएं 5 से विभाजित है? नहीं है। अब जब 5 से विभाजित नहीं है तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना जरूरी है? 5 से विभाजित होना जरूरी है। इसलिए जो 4 की घात n और 6 की घात n, ये दोनों संख्याएं शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b, ठीक है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास a और b, उनका HCF, ठीक है, ab का HCF गुणा LCM, ठीक है, ab का LCM उनके गुणनफल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, बहुत, कि दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM और उनका HCF का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत आसान सा समझते हैं। चलिए यही वाला उदाहरण लेते हैं, ठीक है। दो संख्या लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर a बराबर हम 6 मानते हैं और b बराबर 20 मानते हैं, ठीक है। अब इनका LCM कितना आया था? LCM कितना आया था? 60, ठीक। LCM कितना आया था? 60 आया था, ठीक है। और HCF कितना आया था इनका? HCF निकाल लेते हैं। HCF आएगा इनका 2। कितना HCF आएगा इनका? HCF कितना आएगा इनका? 2, ठीक है, गुणा बराबर। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए, तो 6 गुणा 20, इधर देखिए 120 आया और इधर भी कितना आया? 120। देखो आप ही देखो, है कि नहीं? आसान है बिल्कुल। कि इनका HCF और LCM का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न समझिए, कथन समझिए, जो भी समझिए आप, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको समझना है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे। चलिए देख लेते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला है? ये दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता। देखो समझो इसको, ये जो है वो केवल दो संख्याओं पर लागू होता है, किन्हीं दो संख्याओं के लिए लागू होता है, तीन संख्याओं के लिए लागू नहीं होता। ये बात है इसमें कि दो संख्याओं का LCM और HCF उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन तीन संख्याओं पर ये लागू नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे।
अंडर रूट पी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट पी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जहां अंडर रूट पी एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, इत्यादि। तो अंडर रूट पी कब अपरिमेय संख्या होगा? जब p का मान क्या क्या हो? 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, तब अंडर रूट पी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पी का मान क्या क्या होना चाहिए? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये होगा। तो अंडर रूट पी एक अभाज्य संख्या होगा, सॉरी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 11 क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 13 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अंडर रूट 17 क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो ये अपरिमेय संख्या की पहचान है कि यदि अंडर रूट के अंदर में परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यदि अंडर रूट के अंदर में अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर नहीं दिया है, पॉइंट दिया है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। जहां a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p क्या है? कोई अभाज्य संख्या। अब हमारे पास अभाज्य संख्या क्या क्या है? 3 है, सॉरी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम p कोई एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मान के चलिए हम 5 लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 5 लेते हैं। अब p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, और हम a स्क्वायर क्या मान लेते हैं? 25। ठीक है, a स्क्वायर क्या मान लेते हैं? 25। ठीक, को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, ये a का मान क्या आएगा? 5। ठीक है, a का मान क्या आएगा? 5, क्योंकि a स्क्वायर हमने 25 माने हैं, तो a कितना आएगा? 5। ठीक है, तो यही तो बोला गया है यहाँ पर कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। देखो 25 को विभाजित कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। कितने बार कर रहा है? 5 बार कर रहा है। ठीक है, तो p a को भी विभाजित करेगा। तो ये देखिए 5/5, ये a का मान है, ये p का मान है, p a को भी विभाजित करेगा। यही बोला गया है कथन में। आप दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, मान के चलिए। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं? 7 ले लेते हैं, तो p बराबर 7 लेते हैं। अब a स्क्वायर क्या लेना पड़ेगा हमें? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक, तो a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा? 7। a बराबर क्या होगा? 7। p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब p किसको विभाजित कर रहा है? ठीक, कर रहा है इसको, तो a को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। यही बोला गया है कथन में, आसानी से देखिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। हाँ, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव क्या होगा? सदैव और सदैव क्या होगा? अपरिमेय संख्या। मान के चलिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनका योग अंतर मतलब घटाना, एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये उदाहरण, ठीक है, ये उदाहरण है, समझ गए होंगे। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, ठीक है, इनका गुणनफल और भागफल क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। ये हमारा अध्याय नंबर 1 खत्म हो गया। आप रिवीजन करिए, यहीं से प्रश्न आएगा, बार बार रिवीजन करिए, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 2 करेंगे। ऐसा हम धीरे धीरे चलते जाएंगे। आप लोग लगातार मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए प्रयास करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।